नमस्कार, मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर अपने समस्त व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये मेरा बीए या बीएससी बीकॉम के छात्रों के लिए और इवन देन एमए के जो छात्र हैं वो भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही आज का जो हमारा ये टॉपिक है व्यापार चक्र, जिसको हम कहते हैं बिजनेस सर्किल, इकोनॉमिक सर्किल या बूम ब्रस्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी। तो साथियों, ये मेरा पहला प्रयास है और आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि इस समय रात्रि के 2 बज रहे हैं और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, है ना। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित मुझे उत्साह मिलेगा और आपके उत्साह से प्रेरित होकर मैं आपके लिए और भी अन्य वीडियो बनाता रहूँगा। साथ ही एक वादा बिल्कुल पक्का, आपको मेरे वीडियो के लिए किसी भी प्रकार से एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको वो फ्री में अवेलेबल है। मैं आपके कितने काम आ सकता हूँ तो आप ही जाने, लेकिन आपसे वादा है कि कभी ये चैनल आपके लिए किसी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहने वाले हैं, ठीक है। मेरा शौक है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आपको मिल जाए। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक हमारा। आज का ये टॉपिक है हमारा बिजनेस यानी साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल अथवा बूम बस्ट, जिसको हम व्यापार चक्र कहते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं आपको ये व्यापार चक्र समझाऊं, मैं आपको कुछ थोड़ी मोटी सी बातें बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य है कि एक निर्धन देश के लोग निर्धनता की अवस्था में रहने के लिए बाध्य होते हैं। एक निर्धन देश के लोग निर्धनता की अवस्था में रहने के लिए मजबूर होते हैं। साथियों, हालांकि इस टॉपिक से उसका कोई विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाना जरूर चाहूँगा, क्योंकि अगर आपकी समझ में ये बात आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इसको समझने में बहुत सहूलियत आपको मिलेगी। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि जो निर्धन देश होता है, ठीक है, क्या निर्धन राष्ट्र या देश, तो निर्धन देश के लोगों की जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम, ये होती है कम, ठीक है। राष्ट्रीय आय कम, व्यक्तिगत आय कम, यानी कि कम आय, ठीक है। कम आय के कारण कम बचत, कम बचत के कारण कम निवेश। निवेश को आप जानते ही होंगे, इंग्लिश में इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनियोग भी कहते हैं। निवेश, कम निवेश, कम निवेश के कारण कम उत्पादन ऑब्लिक रोजगार। और जब रोजगार हमारा कम होगा और कम उत्पादन होगा तो राष्ट्रीय आय भी कम होगी, प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। और ये जो कुचक्र है,
इसको हम प्रोफेसर नकरसे का कुचक्र कहते हैं। प्रोफेसर नकरसे का कुचक्र। कु माने बुरा, चक्र माने पहिया। ये एक निर्धन देश में हमेशा चलता रहेगा ये पहिया, ये रुकता नहीं है, यही कमी है इसकी। ठीक है साथियों, इसको याद कीजिए। एक और अर्थशास्त्री है, उसका नाम है W.W. रोस्टॉव। इन्होंने जो आर्थिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहला होता है परंपरागत समाज, परंपरागत समाज। दूसरा होता है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। तीसरा होता है आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथा होता है परिपक्वता की अवस्था। और पांचवा होता है अत्यधिक उपभोग की अवस्था। अत्यधिक उपभोग। आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंपरागत समाज में तो टेक्नोलॉजी का स्तर वही पुराना होता है, घिसा पिटा। जैसे आपने प्राचीन काल में देखा होगा, रहट से पानी चल रहा है, सिंचाई हो रही है, हल बैल जुताई कर रहे हैं, हाथ से बुआई हो रही है, कटाई भी हाथ से हो रही है, दाएं चलाकर मडाई हो रही है। तो परंपरागत समाज में आप समझो कि जैसे भारत था, भारत सन 47 से पूर्व का जो भारत है वो आज यानी कि परंपरागत समाज में था, उस समाज की अवस्था में था जहाँ लोगों की आय बहुत कम थी, बहुत कम आय थी, है ना। और पेट भर कर रोटी भी नहीं मिलती, अकाल पड़ते थे, खाना भी नहीं, गेहूँ भी पैदावार नहीं होता था उतना, मालूम है सब आपको, है ना। अब इसमें क्या होता है, जो बचतें होती है वो नगण्य होती है लगभग, और बचतें कम होने के कारण निवेश कम होगा, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन के जो प्रतिष्ठान होंगे वो भी कम होंगे, और लोगों की आय कम, राष्ट्रीय आय कम। तो ये तो निर्धनता की पहली अवस्था हो गई। दूसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, इसमें अर्थव्यवस्था थोड़ा ग्रो करने लगती है, थोड़ी थोड़ी आय बढ़ने लगती है, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगने लगते हैं, जिससे लोगों की आय बढ़ती है, थोड़ी सी बचतें बढ़ जाती है, बचत बढ़ने से निवेश का स्तर भी थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि जैसे एक सबसे पहले शिशु है, फिर उससे बड़ा हो गया थोड़ा, तो शिशु को तो बैठाना पड़ता है, पढ़ो पढ़ो, तो खेलने के लिए दौड़ता है, देखा ना आपने। साथियों सॉरी मैं चाय पी रहा हूँ क्योंकि थोड़ी स्फूर्ति बनी रहे। तो क्या होता है ना कि जो छोटा बच्चा होता है तो बार बार पकड़ के बैठाना पड़ता है पढ़ने के लिए, लेकिन जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है और 5th या 6th स्टैंडर्ड में आ जाता है तो उसके अंदर खुद ही ललक पैदा हो जाती है ना। वैसे तो आजकल के बच्चे तो बड़े ब्रिलियंट है ना, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाना चाहते हैं, A स्टार है ना, A1 स्टार है। हम लोगों में भी कंपटीशन है, लेकिन हम तो पढ़ने के नाम से बड़े चोर थे। खैर जब थोड़ा बड़े हुए तो अपने आप ही एक
मन में जिज्ञासा आ गई कि अब आगे क्या करना है, तो पढ़ाई करूँ भाई, रोटी खानी है तो नौकरी चाहिए। तो इसको कहते हैं अर्थस्फूर्ति। तो इसमें क्या है ना, अर्थव्यवस्था अपने आप विकास की ओर चलने लगती है। इसमें निवेश का स्तर 25% तक आ जाता है। ठीक है, 25% का निवेश अगर 25% होगा तो निश्चित है कि यानी कि संतुलन की अवस्था में बचत और विनियोग दोनों बराबर होते हैं, तो 25% के लगभग आपका कहिए निवेश हो जाएगा। अगर बचत आपकी 25% है तो निवेश भी 25%, तो इससे अप होना शुरू हो गया, अर्थव्यवस्था ग्रो होनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद आती है परिपक्वता की अवस्था। जब अर्थव्यवस्था में बचतों का स्तर 25 से ऊपर और 50 से नीचे रह जाता है ना, तो वो जो अवस्था जाती है तो उसको हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर हो रही है। अर्थात उसमें जो है कई जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, जैसे कोई कूलर है, कोई फ्रिज है, ऐसी वस्तु, कार वगैरह हो गई, टिकाऊ वस्तु जो लंबे समय तक टिकती है, तो इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होना शुरू हो जाता है, लोगों की आय बढ़नी शुरू हो जाती है। अब आप समझ लीजिए, जब लोगों की आय बढ़ती है तो ये जीवन उपयोगी जितने भी संसाधन हैं इनकी मात्रा भी व्यक्ति के पास में बढ़ती है, तो ये परिपक्वता की अवस्था आती है। और उसके बाद आती है अत्यधिक उपभोग की अवस्था। उसमें लोगों की आय तो इतनी होती है और वो खाते इतना है, शेष आय उनकी बचत है। आप क्या करें इस बचत का, है ना। तो अभी मैं आगे कुछ और भी बताऊंगा। तो साथियों, ये W.W. रोस्टॉक का विकासवादी सिद्धांत है, जो अगर आपके काम आए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसका भी थोड़ा सा अवलोकन कर चुके हैं, बाकी इसको मैं बाद में देखूंगा। अब मुझे ये क्वेश्चन पढ़ाने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की मौलिक बातें हैं कि देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कम अगर व्यक्ति की आय होती है तो उसकी बचत भी कम होती है, कम निवेश होता है, कम उत्पादन होता है, रोजगार होता है। और यदि उत्पादन कम है, रोजगार कम है, तो कम राष्ट्रीय आय, और यदि राष्ट्रीय आय कम है तो कम प्रति व्यक्ति है। तो मतलब कुल मिला के ये जो चक्र है, नकर्ष का कुचक्र है, चलता रहता है। इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी राष्ट्रीय आय। अब किसी भी प्रकार से हमें निवेश के लिए धन चाहिए, तो हिनात प्रबंधन का सहारा लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था में निवेश होता है, पुल बनते हैं, सड़कें बनते हैं, रोजगार के धंधे या फैक्ट्री वगैरह लगती हैं, तो उसमें लोगों को रोजगार मिलता है, उत्पादन होता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है ना, बचतें बढ़ती हैं, तो निवेश बढ़ता है, तो एक क्रम शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको समझ लिया, ये क्वेश्चन पूरा समझ लिया। अब हम आपको बताते हैं व्यापार क्या होता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा लेट तो जरूर हो जाएंगे और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और आपको देखने में काफ़ी परेशानी भी आएगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, है ना, क्योंकि आपका लक्ष्य पढ़ना है और हमारा लक्ष्य पढ़ाना है। तो साथियों, व्यापार, अब व्यापार तो आप जानते हैं ना, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अभी ये मत बोल दो ना आयात निर्यात आयात निर्यात तो व्यापार के दो अंग हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो अंग, दो पहलू हैं। व्यापार होता है, एक तो होता है अंतर्राज्यीय व्यापार या राष्ट्रीय बाजार व्यापार, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार, वस्तु और सेवाओं का व्यापार जो होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। और नेशनल ट्रेड में वस्तु का आंतरिक प्रभाव, ये जो है आंतरिक व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो पहलू होते हैं, आयात और निर्यात। एक जिसमें हम आयात करते हैं वस्तु को, अर्थात विदेशों से मंगाते हैं, दूसरा जिसमें हम विदेशों को निर्यात करते हैं। समझना क्या होगा। अब बात यह है कि व्यापार की जो सामान्य स्थितियां रहती हैं वो सदा एक सी नहीं रहती। आपका अपना अनुभव होगा कि कभी आप देखते हैं कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य बहुत ऊपर जा रहे हैं, आप भी चिल्लाने लगते हो महंगाई 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 है, यानी मूल्यों में वृद्धि होती चली जाती है, जिसको आप
मुद्रा प्रसार कहते हैं। ठीक है, हालांकि प्रत्येक प्रकार के मूल्यों की वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं कहा जाता। क्राउथन ने कहा है मुद्रा प्रसार वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रत्येक प्रकार की मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और फलस्वरूप वस्तु के मूल्य में वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं कहते। यह आलोचना है इसकी। मुद्रा प्रसार अथवा मुद्रा स्फीति क्या होता है? इसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि उत्पादन की तुलना में होती है। जैसे यदि एक तरफ तो उत्पादन है, उत्पादन, दूसरी तरफ मुद्रा की मात्रा है। ठीक है, अब मान लीजिए उत्पादन बढ़ रहा है और मुद्रा की मात्रा भी बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। तो एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में इसमें दोनों बढ़ रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ रहा है, मुद्रा भी बढ़ रही है, लेकिन मुद्रा की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? उत्पादन गिर रहा है, मुद्रा की मात्रा भी गिर रही है। ठीक है, लेकिन मुद्रा की मात्रा में उत्पादन की तुलना में कम गिरावट आ रही है, अर्थात मुद्रा की मात्रा कम गिर रही है, तब भी मुद्रा से प्रसार होगा। ठीक है, यदि उत्पादन स्थिर है, ठीक है, और मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, तब भी मुद्रा प्रसार होगा। ठीक है, और यदि उत्पादन गिर रहा है और मुद्रा की मात्रा स्थिर रहे, मुद्रा की मात्रा स्थिर है, तब भी मुद्रा प्रसार होता है। यदि उत्पादन गिर रहा है और मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, तब भी मुद्रा प्रसार होता है। समझ लीजिए 6 स्थितियां हैं ये, जिसमें हम मुद्रा की मात्रा की तुलना उत्पादन से करते हैं। पिंगू की है, प्रोफेसर पिंगू ने ये दृष्टिकोण दिया है। अब क्या होता है, कभी हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में तेजी अर्थात समृद्धि देखते हैं, उन्नति देखते हैं, और कभी कभी हमें देखने में आता है कि बहुत ज्यादा गिरावट आनी शुरू हो गई, मंदी आनी शुरू हो गई है। एक को हम कहते हैं मुद्रा प्रसार, दूसरे को कहते हैं मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन में मुद्रा की मात्रा में कमी आती है, अर्थात क्रय शक्ति कम होती है लोगों के पास, जिससे वस्तुओं से लोगों की मांग कम होती है। परिणाम स्वरूप उत्पादकों के लाभ की जो दर है वो गिर जाती है ना, विनिवेश कम होता है, विनियोग कम होता है। मुद्रा यानी मूल्यों में गिरावट का क्रम एक बार जब शुरू होता है तो उसमें एक भय सा बन जाता है कि अभी मूल्य और कम होंगे, और उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जब वस्तु के मूल्य और कम हो जाएंगे तब हम वस्तु खरीदेंगे। ये जो बात होती है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ विक्रेता या व्यापारी ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, और पैसे की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन उन व्यापारियों को पैसे की आवश्यकता इसलिए होती है कि उन्होंने बैंक से उधार लिया है या उन्हें कच्चे माल का मूल्य देना है, तो वो अपने माल को बेचना चाहते हैं कम मूल्य पर भी। वो कम करते हैं तो ये भ्रम बन जाता है और मूल्य में गिरावट का क्रम शुरू हो जाता है, जिसके कारण मूल्य के कम हुए, उसके फलस्वरूप रोजगार कम होना शुरू हो गया, छटनी होनी शुरू हो गई, बेरोजगारी शुरू हो गई, उत्पादन में निवेश कम हो गया, लोगों का जो माल है वो बिकना बंद हो रहा है, लोगों के हाथ में क्रय शक्ति तो परचेज नहीं कर रहे हैं। परिणाम ये होता है कि बैंक जो हैं वो जो आपका पैसा है उसको भी नहीं लौटा पाते, बैंक दिवालिया होने लगते हैं। आय, रोजगार, उत्पादन और मजदूरी ये सब गिरने लगते हैं, इसको हम कहते हैं मंदी। एक होता है समृद्धि काल जिसको हम कहते हैं तेजी, दूसरा होता है मंदी जिसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति काल। ठीक है, 2 अवस्था तो ये हो गई व्यापार चक्र की।
तीसरी अवस्था हो गई सुस्ती की। इसमें क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था की जो सामान्य स्थिति है उससे ऊपर जो है ये चढ़नी शुरू हो जाती है, और चढ़ते चढ़ते जब इसका पीक आ जाता है तो ये नीचे की ओर गिरने लगती है। ठीक है, जब ये नीचे गिरने लगती है तो पुनः सामान्य स्तर पे आ जाता है, समृद्धि का स्तर। अब उसके बाद भी अर्थव्यवस्था जो है नीचे की ओर गिरने लगती है। ठीक है, जब यहां पे गर्त में पहुंच जाएगी अर्थव्यवस्था, या तो शीर्ष हो गया, पतन हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, यानी पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, तब अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान करने लगेगी। और पुनरुत्थान जिसको हम समुत्थान भी कहते हैं, उसके बाद क्या होगा, पुनः यही स्थिति आ जाएगी। तो ये समय अवधियों में परिवर्तन होता रहता है और इसी को हम व्यापार चक्र कहते हैं। समझ आया? आइए परिभाषा देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि के बाद आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन अथवा बदलाव को व्यापार चक्र कहते हैं। मतलब पहले क्या होता है, तेजी आया, फिर सुस्ती आ गया, फिर क्या हुआ, मंदी आ गया, फिर क्या हुआ, पुनरुत्थान हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चक्र है ये चलता रहता है अर्थव्यवस्था में। इनके निश्चित अवधि के बाद में, यानी अपनी अपनी एक निश्चित अवधि है, उस अवधि के बाद जो है कभी तेजी, कभी मंदी, कभी सुस्ती, कभी पुनरुत्थान, ये अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। और पूंजीवादी जितने भी राष्ट्र हैं उनमें जो है ये उतार चढ़ाव, ये उच्चावचन व्यापार क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जिनको हम व्यापार चक्र कहते हैं। एक ये प्रोफेसर हैं अनातोल मुराद, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि तेजी और मंदी के बार बार उत्पन्न होने की अवस्था व्यापार चक्र की सबसे सरल परिभाषा है। क्या बोला ना, तेजी और मंदी के बार बार उत्पन्न होने की अवस्था व्यापार चक्र की सबसे सरल अवस्था है। अब प्रोफेसर केन्स के शब्दों में जरा थोड़ा सा सुन लीजिए। व्यापार चक्र अच्छी व्यापार अवधि में जिसमें कीमतों में वृद्धि होती है। आप कहोगे यार ये कैसी अच्छी अवस्था हो गई जिसमें कीमतें बढ़ रही हैं, हम तो मर रहे हैं भूख से, महंगाई से, और ये कह रहे हैं अच्छी अवस्था। साथियों, जब कीमतों में वृद्धि होती है, लाभ की प्रत्याशा दर में वृद्धि होती है, उद्योगपति उद्योगों में निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं, विदेशी निवेश भी आकर्षित होता है, जिससे उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, रोजगार उत्पन्न होता है, लोगों को आय मिलती है और समृद्धि का काल आता है। ठीक है, हर समय ये मत सोचा करो कि महंगाई हो रही है तो हमारी कीमतें, महंगाई हो रही है और महंगाई डहन खाए जाते हैं। अरे भैया, महंगाई डहन खिलाए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा कोटेशन और सुन लीजिए, ये भी किन्स का ही है। उन्होंने कहा है मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, क्योंकि ये सबको लूटता है। मुद्रा प्रसार, महंगाई होती है ना, तो महंगाई में सबकी जेब कटती है। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, और इन दोनों में मुद्रा संकुचन अत्यधिक बुरा है। यानी कि बुरा क्यों है मुद्रा संकुचन? भाई, मुद्रा प्रसार में जो महंगाई होती है तो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहता है, क्योंकि उत्पादन जो है चलता रहेगा और हमको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। समझ गए? लेकिन जब मंदी होती है तो उत्पादन व्यवस्था ही ठप हो जाती है, उत्पादन बंद होने लगता है, छटनी होने लगती है, लोगों का रोजगार चला जाता है, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, आपका पैसा बैंक से नहीं लौटता है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह गर्त में घुस जाती है और लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। तो बताइए कौन सी चीज़ अच्छी है, महंगाई या मंदी? आप कहेंगे अब मंदी नहीं, महंगाई अच्छी है ना? ठीक हुआ, महंगाई अच्छी होती है, लेकिन अनियंत्रित महंगाई, मुद्रा प्रसार, वो बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन मुद्रा प्रसार की तुलना जो टीवी होती है ना, टीवी, इससे की जाती है। टीवी में क्या होता है कि जब टीवी हो जाती है शरीर को, तो शरीर धीरे धीरे जीर्ण कमजोर होने लगता है।
यही हाल मुद्रा प्रसार में होता है। जो वस्तु की महंगाई बढ़ती है, रुपये की क्रय शक्ति गिरती है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था कमजोर होनी शुरू हो जाती है। मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से भी की गई। डाकू एक समय में एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली को लूट लेता है, लेकिन मुद्रा प्रसार एक ही समय में पूरे समाज को लूटती है। अदृश्य जेब कतरा कहलाती है मुद्रा प्रसार। और इसमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी जेब कतरे ने हमारी जेब काट दी। जैसे अभी चीनी का मूल्य 20 रुपये किलो, हम 100 रुपये में 5 किलो चीनी ला रहे हैं। अब मूल्य प्रसार होने के कारण, मुद्रा प्रसार होने के कारण, अर्थात मुद्रा की मात्रा बढ़ने के कारण चीनी का मूल्य बढ़कर 40 रुपये हो गया। तो अब 100 रुपये में कितनी चीनी आएगी? 2.5 किलो, तो 2.5 किलो चीनी कहाँ गई? अब मुद्रा प्रसार ने खा दी, अदृश्य जेब कतरे ने काट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनातोल मुराद की ये परिभाषा याद करेंगे। तेजी और मंदी बार बार उत्पन्न होने की अवस्था व्यापार चक्र की सबसे सरल परिभाषा है। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर किन्स्की ने कहा है कि व्यापार चक्र अच्छी व्यापार अवधि जिसमें कीमतों में वृद्धि तथा बेरोजगारी में गिरावट आती है होती है, और खराब व्यापार अवधि जिसमें कीमतों में गिरावट और बेरोजगारी के प्रतिशत में वृद्धि होती है, का दोनों का योग होता है। ठीक है। और इसी के साथ हमने आपको बताया कि व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, 4 अवस्थाएं हमने बताई। ठीक है। पहली अवस्था कौन सी? समृद्धि की अवस्था। ठीक है। दूसरी अवस्था कौन सी अवस्था? दूसरी हो गई सुस्ती, डिप्रेशन। फिर तीसरी हो गई डिस्पर्जन, सुस्ती, फिर मंदी, उसके बाद समुत्थान। 4 अवस्थाएं हैं और ये क्रम से चलती रहती हैं। इन्हें ही व्यापार चक्र कहते हैं, है ना। जैसे आप चित्र बनाओगे, देखिए तो मेरे हाथ से चित्र टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ सुनाओ। ये अर्थव्यवस्था का सामान्य स्तर है, सामान्य स्तर किसका? अर्थव्यवस्था का। और यहाँ से ये समृद्धि, ये क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? सुस्ती, फिर ये मंदी, और फिर ये समुत्थान, और ये प्रगति। ये जो वक्र है, ये जो वक्र दर्शाता है, ये व्यापार चक्र को दर्शा रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल आपको इससे आगे का बताएंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल आपको इससे आगे का फिर से पढ़ाएंगे। नमस्कार।